एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी सब्जियां उगाकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। किसान ने बड़ी मेहनत से अपनी सब्जियां उगाई थी, इसलिए उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। एक दिन वह बाजार में अपनी सब्जियां बेच रहा था, तभी एक ग्राहक आया, लेकिन सब्जियों की महंगी कीमत सुनकर नाराज हो गया। अरे भाई, तुम इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? इतनी कीमत पर भला कौन खरीदेगा? भाई साहब समझिए, ये सिर्फ सब्जी नहीं है, मेहनत की कमाई है। दिन रात खेतों में पसीना बहाकर इसे उगाया है। मौसम का असर, पेट्रोल के बढ़ते दाम, सब चीजों का असर पड़ता है। लेकिन इतनी ज्यादा कीमत गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? सही कह रहे हो भाई, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी है। महंगाई बढ़ गई है, खेतों का किराया, खाद बीज और ऊपर से मंडी तक पहुंचने का खर्चा। मैं भी तो अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। भाई, मेहनत की कदर होनी चाहिए, पर सोचो अगर सब मिलकर थोड़ा कीमत कम करें तो सबका भला होगा। सही बात है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मुझसे बन सके वो करूं, लेकिन आप भी समझिए, ये महंगाई का दौर है। मैं सब समझता हूँ, तुम लोग बस हम जैसे गरीबों को लूटने के लिए बैठे हो। मुझे नहीं लेनी तुम्हारी सब्जी। ये सुनकर किसान बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसने सब्जियां उगाने में बहुत मेहनत की थी। उसकी सब्जियां बिक ही नहीं रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़ी देर बाद एक सेठ वहां आया और किसान से कम पैसों में सब्जियां खरीदने की कोशिश करने लगा। अरे भाई, सब्जी को सस्ते में बेच दो, वरना तुम्हारी तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देखो, सस्ती कीमत में बेच दो, नहीं तो सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी। सेठ जी, मेहनत का सही दाम होना चाहिए। ये सब्जियां ऐसे ही नहीं उगती। हर पत्ता, हर फल मेरी मेहनत और समय का नतीजा है। अरे सबकी यही कहानी है। तुम अपना भाव कम करो, मंडी में और भी बहुत है, मैं किसी और से खरीद लूंगा। सेठ जी, दूसरों की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। आप जैसे बड़े लोग तो और भी मदद कर सकते हैं। अरे भाई, दुनिया ऐसे ही चलती है, फायदा देखना चाहिए। भावताव का क्या, वो तो होते ही रहते हैं। सही कहा सेठ जी, लेकिन मुझे अपने काम की इज्जत और मेहनत का मोल पता है। तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना बेकार है। चलो, मैं किसी और से खरीद लूंगा। वह सोचता है कि अगर उसकी सब्जी सेठ जी ने नहीं खरीदी तो वह खराब हो जाएगी, इसलिए वह सब्जी सेठ जी को बेचने का फैसला कर लेता है। अरे सेठ जी, लाइए, आपको जो पैसे सही लगे आप वो दे दीजिए। उसी दिन किसान का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। घबराया हुआ किसान अपने बेटे को वैद्य जी के पास ले गया। बच्चे को तेज बुखार है, हालत थोड़ी नाजुक है, दवाई देनी पड़ेगी, फिर जल्दी ठीक हो जाएगा। वैद्य जी, आप दवाई दीजिए, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, बस यही चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं दवाई दे दूंगा, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इलाज तो जरूरी है, लेकिन दवाई भी महंगी आती है। वैद्य जी, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। ये महीना तो वैसे ही मुश्किल से गुजरा है, कुछ मदद कर दीजिए, हम बाद में पैसे चुका देंगे। मुझे समझ है तुम्हारी हालत की, लेकिन देखो, दवाइयां बिना पैसों के लाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं जितना हो सके कम पैसों में दवाई दे दूंगा। किसान के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जैसे तैसे पैसे जुटाए और दवाई खरीद ली। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दवाई तो ले आए, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो पैसे थे वो सब दवाई पे खर्च हो गए। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अब क्या करेंगे? सब कुछ चला गया दवाई में। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे बच जाएंगे, पर अब पूरी तरह खाली हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ तो करना होगा। और कर भी क्या सकते हैं? दवाई जरूरी थी, अगर दवाई नहीं लाते तो बेटे की जान खतरे में पड़ जाती। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हमें उधार लेना पड़ेगा, किसी से मदद मांगनी होगी, वरना भूखे मर जाएंगे। सेठ जी से ही उधार लेना पड़ेगा, लेकिन उसने पहले ही मुझे कर्ज में डुबो दिया है। अब अगर मैं फिर से उसके पास गया तो न जाने वो और क्या शर्तें रखेगा। क्या करें? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। भूख के आगे कोई शर्त नहीं देखी जाती। किसी तरह सेठ जी से बात करो, शायद वो कुछ मदद कर दें। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं सेठ जी के पास जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन वह सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। इलाज और दवाई में सब कुछ खर्च हो गया। आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, भगवान के नाम पर। बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे रमेश, तुम फिर से पैसे मांगने आ गए? पिछली बार जो उधार दिया था वो चुका भी नहीं पाए हो, और अब फिर से पैसे? सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। बच्चा बीमार था, उसके इलाज में सब कुछ खत्म हो गया। मैं वादा करता हूँ अगली फसल के बाद सारा कर्ज चुका दूंगा। बस इस बार थोड़ी मदद कर दीजिए। फसल की बातें हर बार सुनता हूँ, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इस बार ब्याज भी ज्यादा लगेगा, और अगर समय पर चुकाया नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। ये शर्त मानते हो? सेठ जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपकी मदद के बिना तो मैं परिवार का पेट भी नहीं भर पाऊंगा। आपकी हर शर्त मानता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगले महीने तक सारा कर्ज चुकाना है।
अगर नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी, और इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। जी हाँ सेठ जी, मैं समझ गया। अगली फसल के बाद जो भी कर्ज होगा वह पूरा चुका दूंगा। मैं अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा कि समय पर चुकता कर सकूं। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। भगवान आपको सलामत रखे। महीना निकल गया। रमेश बहुत परेशान था। फसल भी ठीक से नहीं हुई थी और समय भी कम था। अचानक उसके घर एक साधु आते हैं। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जो भी दिल से मदद करता है उसकी राह हमेशा आसान हो जाती है। रमेश थोड़ा चौंका, फिर बिना कुछ कहे भीतर गया। उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन थोड़े से चावल बचे थे। वह चावल लेकर साधु के पास आया और उन्हें देता हुआ बोला, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं है। ये थोड़े से चावल हैं, आप इनसे संतुष्ट हो जाएं। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या कोई बड़ी मुश्किल आ पड़ी है? महाराज, मेरी परेशानियां इतनी हैं कि कहां से शुरू करूं। पहले फसल खराब हो गई, फिर बच्चे की बीमारी पर जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा और ऊपर से सेठ का भारी कर्ज सिर पर है। मैं हर तरफ से घिर गया हूँ। बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमेशा एक राह होती है। तुमने इतनी मुसीबतों के बावजूद अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। भिक्षा में जो कुछ भी था वो मुझे दिया। ये तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ही तुम्हारी मदद करेगी। महाराज, आपकी बातें सुनकर थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब मैं नहीं जानता क्या करूं। मुसीबतें इतनी बढ़ गई हैं कि उनका सामना करने की ताकत भी खत्म हो गई है। मैं बस एक रास्ता ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। हर समस्या का हल ऊपर वाले के पास है। जो अपने दिल से सच्चा होता है उसे भगवान कभी न कभी राह दिखा ही देते हैं। तुमने सही किया जो दिल से मदद की है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महाराज, आपकी बातें तो सही हैं, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई है कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर तरफ से मुसीबतें घेर रही हैं और मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा। साधु ने अपने झोले से एक छोटा सा पेड़ निकाला जो बहुत सुंदर था और रमेश को देते हुए कहा, यह लो, यह जादुई पेड़ है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, इस पेड़ का कभी गलत इस्तेमाल मत करना और दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना। ये तुम्हारी सच्ची अच्छाई ही तुम्हारी राह रोशन करेगी। क्या ये पेड़ सच में जादुई है? क्या ये मेरी सारी मुश्किलें हल कर देगा? बेटा, ये पेड़ सिर्फ रास्ता दिखाएगा। मेहनत और अच्छाई तुम्हें ही करनी होगी। लेकिन हाँ, जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारी परेशानियां दूर होती जाएंगी। बस इसका ख्याल रखना और इसे कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मत इस्तेमाल करना। आपने मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। याद रखना, सच्चाई और अच्छाई ही सबसे बड़ा धन है। बाबा यह बोलकर वहाँ से चले गए। अगले दिन रमेश का दोस्त रमेश के घर आता है और कहता है, रमेश भाई, कैसे हो? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सालों से तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? इतने सालों बाद अचानक याद कैसे आ गई? तुमने तो मुझे पूरी तरह से भुला ही दिया था, और अब जब मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं तब आकर मुझे एहसास दिला रहे हो। क्या यह है तुम्हारी दोस्ती? मैं जानता हूँ कि मैं गलत था रमेश भाई। मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भूला। आज मैं पूरी रकम लेकर आया हूँ। ये लो, तुम्हारे सारे पैसे वापस। तुमसे किए गए वादे को निभाना मेरा फर्ज था, और मैं अब तुम्हें तुझसे लिए गए सभी पैसे लौटा रहा हूँ। तुम्हें ये सब अचानक कैसे याद आया? इतने सालों में ना कोई खबर ना कोई संदेश, और अब आकर पैसे दे रहे हो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर अब मैंने फैसला किया है कि अपनी जिंदगी सही रास्ते पर लाऊं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैंने आज तुम्हारा कर्ज चुकाया ताकि मेरे दिल पर जो बोझ था वो हल्का हो सके। इतने सालों की नाराजगी के बावजूद मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये अच्छा है कि तुमने आज अपने कर्ज को लौटाया। उम्मीद है अब तुम अपनी जिंदगी सही तरीके से जियोगे और मुझे फिर कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा भरोसा टूटने के बावजूद तुमने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। रमेश, धन्यवाद कि तुमने आज भी मुझे सुना और माफ किया। ये बोलकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वैद्य जी आते हैं। नमस्ते रमेश बेटा, मैं बिना बताए आ गया। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे वैद्य जी आइए, लेकिन आप अचानक कैसे आए? सब ठीक तो है?
देखो रमेश बेटा, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें दवाई दी थी और उसके लिए तुमसे काफी पैसे लिए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वह दवाई मुझे बहुत सस्ती पड़ी थी। मैंने गलती से तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और मैं तुम्हें वह अतिरिक्त पैसे वापस करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस गलती को समझोगे और माफ कर दोगे। वैद्य जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने सच में ये सब महसूस किया। आज के जमाने में कौन अपनी गलती मानता है और पैसे वापस करने आता है? यह आपके सच्चे और ईमानदार होने की पहचान है। मैं आपकी इस अच्छाई को कभी नहीं भूलूंगा। रमेश बेटा, मैं भले ही वैद्य हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसान हूँ। मुझे एहसास हुआ कि तुम पर पहले से ही बहुत आर्थिक बोझ था और मैंने अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अतिरिक्त पैसे तुम्हें वापस करूं। आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपका आभारी हूँ वैद्य जी। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि अब ये पैसे गए, पर आज आपकी ये सच्चाई देखकर दिल को सुकून मिला। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई और। ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सही कहा वैद्य जी। आज के समय में ऐसे लोग कम मिलते हैं। आपसे ये सीख मिली कि गलती मान लेना और उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। रमेश की बीवी मालती रमेश की ओर आश्चर्य से देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मालती, मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक हो रहा है और तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर इसके पीछे एक खास वजह है। कौन सी वजह? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले जब मैं बहुत परेशान था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी हमारे घर एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी और मैंने उन्हें जो थोड़े से चावल दिए थे, तब उन्हें मेरी परेशानी का पता चल गया। साधु बाबा, फिर क्या हुआ? वो साधु बाबा मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि मैं कितनी मुसीबतों में हूँ। उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी पूछी और जब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो उन्होंने मुझे एक जादुई पेड़ दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक यह पेड़ हमारे साथ रहेगा, हमारी जिंदगी में खुशहाली रहेगी। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? रमेश मालती को वह पेड़ दिखाता है जो साधु बाबा ने दिया था। उस समय उस पेड़ से चमकदार रोशनी निकल रही थी। मालती उसे देखकर चौंक जाती है। देखो, यही वो पेड़ है जिसने हमारी तकदीर बदल दी। साधु बाबा ने मुझे इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने को कहा था। तभी से हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो ये सब इस पेड़ की वजह से हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर सच कहूँ मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारे जीवन में सुख शांति वापस आ गई है। अब रमेश की परेशानियां उस जादुई पेड़ की वजह से खत्म हो गई थी और यह बात गांव के सेठ तक बहुत जल्दी पहुंच गई थी। लालच में आकर सेठ जी तुरंत रमेश के घर पहुंचते हैं। रमेश और मालती पेड़ के पास खड़े होते हैं। तभी सेठ वहां आ जाता है और कहता है, अरे रमेश, बड़े मजे कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई पेड़ है जो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर रहा है। पर क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम पर अभी भी भारी कर्ज है? सेठ जी, मैं आपका कर्ज नहीं भूला हूँ। मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगा। बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। वक्त? अब मेरे पास तुम्हें वक्त देने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे तुम्हारा वो जादुई पेड़ दे दो, वही मेरे पैसे चुका देगा। रमेश का चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि सेठ जी का इरादा क्या है। वह घबराकर विनती करने लगता है, सेठ जी, ये पेड़ मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। बाबा ने कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कृपया कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं कर्ज चुका दूंगा। बस ये पेड़ आप मत ले जाइए। चुप रहो रमेश, बहुत हुआ तुम्हारा रोना धोना। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। तुम पर मेरा कर्ज है और जब तक वो चुकता नहीं होता, तुम्हारा कोई सामान तुम्हारा नहीं है। मैं ये पेड़ लेकर जा रहा हूँ। रमेश बेबस होकर सेठ जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ जी उसकी एक नहीं सुनते। सेठ जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये पेड़ मेरे परिवार की भलाई के लिए है। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, मैं आपकी रकम लौटा दूंगा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। अब ये पेड़ मेरा है। देखते हैं अब ये मेरे लिए क्या कर सकता है। रमेश और मालती बेबस होकर देखते रह जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। रमेश अंदर से टूट जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वह सही तरीके से अपना कर्ज चुकाएगा और पेड़ को वापस लाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सेठ जी को उनका कर्ज चुकाकर ये पेड़ वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सेठ जी के घर पर उनका दोस्त आता है। अरे किशन भाई जी, कैसे हैं? बहुत दिन बाद गांव आना हुआ, सोचा मिल लूं। अरे रामकिशोर, क्या बात है? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। बैठो, चाय पानी लाता हूँ। अरे रहने दो, चाय पानी
आज तो मैं तुम्हारे लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या ऑफर है भाई? देखो किशन भाई जी, तुम्हारी वो जमीन है ना गांव वाली, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, और वो भी बहुत अच्छी कीमत पर। सच में? मेरी जमीन तुम खरीदोगे? तुम्हें तो कभी दिलचस्पी नहीं थी। अरे भाई, अब समय बदल गया है, वो जगह अब बहुत महंगी हो गई है और मुझे वहाँ कुछ बड़ा काम करना है। तुम अगर मुझे वो जमीन दे दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। तो कितने में खरीदोगे? मुंह मांगी कीमत में खरीदूंगा, जितना बोलोगे उतना पैसा मिलेगा। तुम तो वाकई शानदार ऑफर लेकर आए हो। मैं उस जमीन को 7 करोड़ में बेचना चाहूंगा। 7 करोड़ तो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जमीन के लिए मैं कोई भी रकम देने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं कल पैसे लेकर आता हूँ, तुम जमीन के कागज तैयार रखना। रामकिशोर वहाँ से चला जाता है। सेठ मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है, वाह, क्या दिन है। यह जादुई पेड़ सच में भाग्य बदलने वाला साबित हो रहा है। अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। अब मैं इस जादुई पेड़ से अपनी सारी परेशानियां खत्म कर लूंगा। इतने में जादुई पेड़ से एक सांप निकलता है और सेठ जी को काट लेता है। सेठ जी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। आपको सही समय पर उपचार मिल गया, वरना आपकी जान भी जा सकती थी। आपका शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जान बचाना तो हमारा फर्ज है। आपकी सेहत और जिंदगी की अहमियत सबसे पहले है। रमेश अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी अचानक जादुई पेड़ वापस आ जाता है। पेड़ के आते ही रमेश के चेहरे पर खुशी और हैरानी दिखती है। अरे, ये तो वही जादुई पेड़ है, लेकिन ये फिर से मेरे पास कैसे आ गया? तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। क्या बात है रमेश, तुम्हारा पेड़ वापस आ गया? बाबा, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ जी ने मेरा पेड़ मुझसे ले लिया था। उन्होंने कहा कि वो इसकी मदद से और अमीर हो जाएंगे, लेकिन अब ये पेड़ उनके पास से गायब होकर फिर से मेरे पास आ गया। रमेश, ये जादुई पेड़ सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना या अमीर बनना नहीं है। ये पेड़ अच्छाई और भलाई के लिए बना है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। मतलब ये सिर्फ उन लोगों के पास रहता है जो सही रास्ते पर चलते हैं। बिल्कुल सही। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, ये पेड़ उनके साथ रहता है। इसी वजह से ये सेठ के पास नहीं रह सका, क्योंकि उसकी नीयत गलत थी। अब तुम इसे सिर्फ अच्छाई और लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना, ये पेड़ तुम्हारी सच्चाई और अच्छे कर्मों का साथी है। अब समझ में आया कि ये पेड़ क्यों लौट आया। मुझे इसे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रमेश, याद रखना, जब तुम दूसरों की मदद करोगे तब तुम्हारी खुशियां भी बढ़ेंगी। यही इस पेड़ का असली संदेश है। इसे हमेशा याद रखना। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब से मैं इस पेड़ का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। अगले दिन सेठ जी अपने घर में चिंतित और परेशान बैठे होते हैं। तभी उनका दोस्त रामकिशोर आता है। अरे रामकिशोर, तुम आ गए। चलो अब हमारी जमीन का सौदा पूरा कर लो। तुम्हारे साथ ये सौदा करके मैंने बहुत बड़ा मौका पकड़ लिया है। किशन भाई जी, मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन बात कुछ और है। क्या हुआ रामकिशोर, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई जी, मैंने सोचा था कि इस जमीन से मुझे बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मुझे समझ में आ गया है कि ये सौदा मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं ये जमीन नहीं ले सकता। क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने जुबान दी थी मुझे, अब सौदा पूरा करना होगा। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने आपकी जमीन को खरीदने के बारे में सोचा। अब मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मैं इस जमीन में नहीं फंस सकता। रामकिशोर, तुम समझते नहीं हो। अगर तुमने ये सौदा रद्द कर दिया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे माफ करें किशन भाई जी, लेकिन अब मैं अपना नुकसान और नहीं कर सकता। आप जो भी सोचें, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। रामकिशोर वहाँ से अपना फैसला सुनाकर चला जाता है। सेठ जी का चेहरा चिंता और निराशा से भर जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। जमीन भी चली गई, रामकिशोर भी चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। काश मैंने लालच न किया होता। रमेश का पेड़ भी मुझसे दूर भाग गया। अब समझ में आ रहा है कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। लालच ने मुझे अंधा बना दिया और अब मैं अपनी गलतियों का परिणाम भुगत रहा हूँ। मैं जो चाहता था वही खो दिया और अब मेरी सारी मेहनत, सब कुछ बेकार हो गया। अगर मैंने शुरुआत में ही अपनी नीयत साफ रखी होती तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं,
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।